इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं हमारा थर्ड इफेक्ट जो है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। अभी तक अपन ने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में दो इफेक्ट पढ़ चुके हैं। पहला इफेक्ट अपन ने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था, दूसरा इफेक्ट अपन ने मीजोमेरिक इफेक्ट पढ़ा है। अब जो हमारे पास थर्ड आ रहा है वो है हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, जिसे हम एच इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। उनमें कुछ पॉइंट्स हैं भाई। सबसे पहला पॉइंट ये आता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एच इफेक्ट, नो बॉन्ड रेजोनेंस और नाथन बेकर इफेक्ट। उसे एच इफेक्ट भी कहा जाता है, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहा जाता है और नाथन बेकर इफेक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, नाथन बेकर साइंटिस्ट के नाम से आया है भाई, ये ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट ये आता है कि ये परमानेंट नेचर का होता है और यहाँ पर डीलोकलाइजेशन होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन का। एक बात ध्यान रखना, क्या हो रहा है? डीलोकलाइजेशन हो रहा है सिग्मा इलेक्ट्रॉन का। एम इफेक्ट में अपन ने पढ़ा था कि वहां पर क्या हो रहा है? डीलोकलाइजेशन हो रहा था पाई इलेक्ट्रॉन्स का। यहां पर क्या हो रहा है? डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। थर्ड पॉइंट यहां पर आता है कि जो इफेक्ट एच इफेक्ट होता है वो हमारे पास 3 पर एप्लीकेबल होता है। कार्बोकैटायन पर हमारा एप्लीकेबल होने वाला है, ठीक है, कार्बोकैटायन पर हमारा एप्लीकेबल होने वाला है, ठीक है, कार्बन फ्री रेडिकल पर भी एप्लीकेबल होने वाला है एंड अल्कीन पर भी एप्लीकेबल होने वाला है। लेकिन कार्बो एनायन के केस में ये हमारा एप्लीकेबल नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। कार्बो एनायन के केस में ये हमारा एप्लीकेबल नहीं होगा भाई, ठीक है। अब कुछ कंडीशंस देखते हैं जिनमें हमारा एच इफेक्ट होगा। कंडीशंस ऑफ एच इफेक्ट, यहां पर हमारे पास टोटल 3 कंडीशन आती हैं भाई। सबसे पहली कंडीशन देखते हैं, व्हेन पॉजिटिव चार्ज इज इन कॉन्जुगेशन विद अल्फा हाइड्रोजन। जब पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, किसके साथ कॉन्जुगेशन में हो? अल्फा हाइड्रोजन के। अब बात आती है कि बाबा जी ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, ठीक है। यहां पर समझना, जैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इसके कॉन्जुगेशन में ये कार्बन है। अगर ये कार्बन हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड का मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड से बॉन्डेड हो, एक बॉन्ड ये, दूसरा बॉन्ड ये, तीसरा बॉन्ड ये और चौथा बॉन्ड ये, मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये अगर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो इससे अटैच जो हाइड्रोजन होंगे वो क्या होंगे? हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन। मतलब ये हाइड्रोजन भी मेरा अल्फा हाइड्रोजन होगा, ये वाला भी और ये वाला भी। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन की अगर बात करें तो कितने होंगे हमारे पास? 3, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज किसके कॉन्जुगेशन में हो? अल्फा हाइड्रोजन के केस में। अब यहां पर एक्चुअल में होता क्या है कि इनमें से कोई भी अल्फा हाइड्रोजन, एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो यहां पर क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है भाई। अब होता क्या है कि ये बॉन्ड क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आते हैं इस बॉन्ड पर, इसकी कमी को फुलफिल करते हैं और यहां पर कुछ इस तरह का देखने को, ठीक है। यहां पर हुआ क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन थे वो यहां पर आकर डबल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, इस कार्बन की कमी को फुलफिल करते हैं। यहां पर डबल बॉन्ड आ गया और जो H है वो H पॉजिटिव के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो यहां पर उन्होंने क्या करा? पॉजिटिव इफेक्ट शो करा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी को क्या करा है? फुलफिल करा है, ठीक है। दूसरा अपन देखते हैं कि दूसरा हमारे पास क्या कंडीशन है। दूसरी कंडीशन हमारे पास आ रही है, व्हेन 1 फ्री इलेक्ट्रॉन इज इन कॉन्जुगेशन विद अल्फा हाइड्रोजन। जब एक फ्री इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में हो अल्फा हाइड्रोजन के साथ। अब यहां पर देखो, ये कार्बन फ्री रेडिकल है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसके कॉन्जुगेशन में ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा तो इससे अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होने वाले हैं। ये कार्बन को देखोगे 1 2 3 4 4 सिग्मा बॉन्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब यहां पर भी हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। ये वाला भी है, ये वाला भी है और ये वाला भी। अब यहाँ पर होता क्या है, यहाँ देखो कि ये जो बॉन्ड है हाइड्रोजन और कार्बन वाला, अब यहाँ पर एक जो इसका इलेक्ट्रॉन, एक तो ये, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन वाला, एक इलेक्ट्रॉन किसका? कार्बन वाला आता है और यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म करता है। तो कुछ इस तरह से रिएक्शन होती है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हुआ क्या है कि इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का फ्री इलेक्ट्रॉन आते हैं, दोनों बॉन्ड फॉर्म करते हैं और जो हाइड्रोजन होता है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता है। तो यहाँ पर भी हो क्या रहा है, यहाँ पर भी इसका पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी तो इसकी इलेक्ट्रॉन की जो कमी थी उसे फुलफिल कर रहे हैं ना, मतलब नेगेटिव इफेक्ट अभी तक देखने को नहीं मिला है हाइड्रोजन का। थर्ड कंडीशन देखते हैं कि थर्ड कंडीशन क्या है हमारे पास।
ठीक है। थर्ड कंडीशन आ रही है व्हेन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इज इन कॉन्जुगेशन विद अल्फा हाइड्रोजन, जब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कॉन्जुगेशन में हो अल्फा हाइड्रोजन के। ये देखो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इसके कॉन्जुगेशन में ये कार्बन, ये sp3 हाइब्रिडाइज, मतलब यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो क्या होने वाले हैं हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन। कितने होने वाले हैं? 3 होने वाले हैं। होता क्या है मैं बेसिकली ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, कोई से भी हाइड्रोजन ले सकते हैं, तो यहाँ पर ये आके बॉन्ड फॉर्म करता है और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन पर शिफ्ट होता है। तो कुछ इस तरह का हमारे पास स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ चुका है, ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ चुका है और यहाँ पर जो H है वो पॉजिटिव के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो 3 कंडीशन आई है हमारे पास H इफेक्ट की। पहली कंडीशन जब पॉजिटिव चार्ज अल्फा हाइड्रोजन के साथ कॉन्जुगेशन में हो, दूसरी कंडीशन जब फ्री इलेक्ट्रॉन अल्फा हाइड्रोजन के साथ कॉन्जुगेशन में हो, और थर्ड कंडीशन जब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कॉन्जुगेशन में हो अल्फा हाइड्रोजन पे। यहाँ पर कार्बो एनायन की कोई कंडीशन नहीं आई है, ये ध्यान रखना है। तो कार्बो एनायन के केस में हमारा H इफेक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, ये ध्यान रखें, ठीक है। तो जल्दी से लो आप इसका स्क्रीनशॉट। ले लिया है भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है भाई एप्लीकेशन ऑफ H इफेक्ट। H इफेक्ट की एप्लीकेशंस, सबसे पहली एप्लीकेशन जो है वो है हमारे पास कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बोकैटायन और कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, ठीक है। सबसे पहला यहां देखो, सबसे पहले हमें एक चीज को समझना है कि H इफेक्ट कहां ज्यादा होगा, ठीक है। अगर ये CH3 ये जो सिंगल बॉन्डेड मैं बना रहा हूँ, फ्री वैलेंसी जो है वो कॉन्जुगेशन में हो, ठीक है, ये बॉन्ड क्या है कॉन्जुगेशन में हो और ये जो कार्बन है वो कॉन्जुगेशन में, तो यहाँ पर इसके पास अगर बात करेंगे तो इस कार्बन के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, इस कार्बन के पास कितने होंगे, ये कार्बन कॉन्जुगेशन में होगा तो इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 अल्फा हाइड्रोजन होगा और यहाँ पर कितना होगा 0 अल्फा हाइड्रोजन। तो H इफेक्ट सबसे ज़्यादा यहाँ पर आएगा, ठीक है, H इफेक्ट सबसे ज़्यादा यहाँ पर आने वाला है भाई, देन यहाँ पर और सबसे लास्ट में यहाँ। लेकिन I इफेक्ट की बात करते तो I इफेक्ट सबसे ज़्यादा यहाँ पर होता, देन यहाँ पर और देन यहाँ पर। एक बात ध्यान रखना है, जो पावर होती है वो पावर का ऑर्डर क्या होता है, M इफेक्ट, H इफेक्ट और I इफेक्ट। मतलब M इफेक्ट सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है, उसके बाद H इफेक्ट आता है और उस सबसे बाद में I इफेक्ट आता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। I इफेक्ट वीक होता है, ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान रखें। तो सबसे पहले अपन को M देखना है, M नहीं लग रहा H देखना है, H नहीं लग रहा I देखना है, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा हमें कंपेयर करना है CH3, CD3 और CD3 में। ऐसा कंपैरिजन अपन पहले भी कर चुके हैं जब अपन ने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था। इंडक्टिव इफेक्ट में I सबसे ज़्यादा इसका होता था CD3 का, देन CD3 का और देन CH3 का। लेकिन H इफेक्ट की बात करें तो H इफेक्ट सबसे ज़्यादा यहाँ पर होगा CH3 में, देन CD3 में, देन CD3 में, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब जो थर्ड क्वेश्चन आएगा उसमें हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का। यहाँ पर ये कैटायन बना हुआ है, उससे CH3 कनेक्टेड है, देन CD3 कनेक्टेड और देन CD3 कनेक्टेड है, ठीक है। तो CH3 का सबसे ज़्यादा H इफेक्ट होता है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई। अब D देखो, D हमें कार्बन फ्री रेडिकल बना के दिया गया है और कार्बन फ्री रेडिकल की हमें क्या करना है, स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। अब स्टेबिलिटी देखो यहाँ पर, ठीक है, ये जो फ्री रेडिकल है वो इस कार्बन के साथ कॉन्जुगेशन में, इस कार्बन के साथ भी कॉन्जुगेशन में और इस कार्बन के साथ भी कॉन्जुगेशन में हैं। तो यहाँ पर अगर अल्फा हाइड्रोजन की बात करेंगे तो अल्फा हाइड्रोजन कितने निकलने वाले हैं, 9 3 3 3, ठीक है। अब यहाँ पर फ्री रेडिकल की बात करें तो इस कार्बन के साथ कॉन्जुगेशन में, ठीक है, और इस कार्बन के साथ भी कॉन्जुगेशन में, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे, 6। यहाँ पर अगर बात करें ये फ्री रेडिकल इस कार्बन के साथ कॉन्जुगेशन में, अल्फा हाइड्रोजन 3, और जितने अल्फा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा H इफेक्ट। तो ऑर्डर क्या होगा ये, क्योंकि H का तो हमेशा पॉजिटिव इफेक्ट लगता है ना, मतलब ये तो डोनेट ही करेगा, ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी को हमेशा बढ़ाएगा ही, कम तो कभी करेगा ही नहीं भाई H इफेक्ट तो, ठीक है। अब जो हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास है E अगर देखें तो यहाँ पर देखो कि हमें कार्बोकैटायन बना के दिया गया है और हमें
स्टेबिलिटी कंपेयर करनी। एक बात देखो कि रेजोनेंस तो सभी में हो रहा है, ठीक है, इक्वल रेजोनेट, यहाँ पर सभी में एक जैसा रेजोनेंस हो रहा है भाई, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर वाला पार्ट सब में कॉमन है, नीचे वाला पार्ट अलग अलग है। अब यहाँ पर एक बात समझना, जैसे कि इस गोले को हटाकर अगर मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाता हूँ तो कुछ इस तरह से, मतलब ये जो डबल बॉन्ड है वो इस कार्बन के साथ कॉन्जुगेशन में आ रहा है, मतलब HF की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन इज इन कॉन्जुगेशन विद अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन की बात करेंगे तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। यहाँ पर अगर बात करेंगे तो अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे भाई, 2 होंगे। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, 1 होंगे। और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितना होगा, 0। और जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज़्यादा H इफेक्ट, और जितना H इफेक्ट उतना कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा, क्योंकि रेजोनेंस तो सब में बराबर लग रहा है लेकिन H इफेक्ट अलग अलग लग रहा है, जिसकी वजह से इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर अलग अलग आएगा। सबसे पहले ये स्टेबल, देन दूसरा ये, देन तीसरा एंड लास्ट वाला, क्योंकि H इफेक्ट वहाँ पर 0 लगेगा, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, और अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे तो H इफेक्ट नहीं होगा। अब लास्ट वाला देखो, हमें कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है, ठीक है। अब ये जो फ्री रेडिकल है, ये जो फ्री रेडिकल के, इसके कॉन्जुगेशन में ये कार्बन है, इसके कॉन्जुगेशन में कौन सा कार्बन है, ये कार्बन, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने, 1, एक हाइड्रोजन आ रहा है, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, 1 होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ये वाला कार्बन भी कॉन्जुगेशन में, ये वाला कार्बन भी कॉन्जुगेशन में, ये वाला कार्बन कॉन्जुगेशन में, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, ठीक है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, और 3 CH3 होगा ना ये, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पर। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन की अगर बात करेंगे तो 7 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर आ रहे हैं। इसकी अगर बात करें तो 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर होंगे, ठीक है, और यहाँ पर 1 अल्फा हाइड्रोजन होगा, तो अल्फा हाइड्रोजन कितना, 3, ठीक है। अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, और यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने, 4। जितने अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होने वाली है। तो सबसे पहले नंबर पर ये आने वाले हैं, दूसरे नंबर पर ये, तीसरे नंबर पर ये, और चौथे नंबर पर ये आने वाले हैं। इस तरह से अपन स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हैं कार्बोकेटाइन की एंड कार्बन फ्री रेडिकल की। तो जल्दी से लो आप इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ते हैं सेकंड एप्लीकेशन पर। सेकंड जो एप्लीकेशन आ रही है H इफेक्ट की, वो है कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। अल्कीन की स्टेबिलिटी कंपैरिजन। एक बात ध्यान रखना है कि जो अल्कीन की स्टेबिलिटी है वो एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट होता है जो 2 एनर्जी पर बेस्ड होता है। एक होता है हमारे पास हीट ऑफ कंबशन और दूसरा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। इन दोनों पर बेस्ड हमारा क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट होता है। इस एक्सपेरिमेंट कर कर इन एनर्जी के बेसिस पर अपन अल्कीन की स्टेबिलिटी प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन बाबा जी हमें तो क्वेश्चन आएगा, और क्वेश्चन आएगा तो हम एक्सपेरिमेंट थोड़ी करेंगे, हम इन एनर्जी को थोड़ी देखने बैठेंगे कि किसकी एनर्जी ज़्यादा है और किसकी एनर्जी कम है। फिर हम उनसे हिसाब लगाएंगे कि किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा आ रही है और किसकी स्टेबिलिटी कम आ रही है। अब बात ये आती है कि कुछ ऐसा बता दो बाबा जी कि हम देखते से ही बता सकें। तो अगर देखते से बताना है तो एक पॉइंट को याद रखना है कि जो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी हीट ऑफ कंबशन और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पे। तो जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आने वाली है। यहाँ पर मैंने एक ऑर्डर भी बनाया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले वाले को देखोगे तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 12 आ रहे हैं सबसे ज़्यादा स्टेबल, यहाँ पर हमारे 9 आ रहे हैं फिर इससे कम स्टेबल। अब यहाँ पर एक आइसोब्यूटीन है, एक है हमारे पास ट्रांस 2 ब्यूटीन और एक है हमारे पास सिस 2 ब्यूटीन। इन तीनों में एक पॉइंट ये आ रहा है कि आइसोब्यूटीन में भी अल्फा हाइड्रोजन 6 हैं, ट्रांस 2 ब्यूटीन में भी 6 और सिस 2 ब्यूटीन में भी 6 हैं। आइसोब्यूटीन की जो एक्सपेरिमेंटल स्टेबिलिटी आती है, एक्सपेरिमेंटल जब करते हैं तो इसकी स्टेबिलिटी इन दोनों से ट्रांस 2 ब्यूटीन एंड सिस 2 ब्यूटीन से ज़्यादा आती है, ये ध्यान रखना है, ये एक्सपेरिमेंटली है। और ट्रांस और सिस में बात करें तो ट्रांस की ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है एज़ कम्पेयर टू सिस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रिपल्शन कम होता है और यहाँ पर रिपल्शन ज़्यादा होता है। इसकी वजह से ट्रांस की ज़्यादा स्टेबिलिटी आ जाती है एज़ कम्पेयर टू सिस।
नीचे जाएंगे तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 3 आ रहा है, देन अल्फा हाइड्रोजन 0। तो कुछ इस तरह से हमारे पास स्टेबिलिटी का एक ऑर्डर बनता है अल्कीन का, इसे ध्यान रखना है। हमें बस एक ध्यान रखना है यहाँ पर कि जो आइसोब्यूटीन होता है उसकी स्टेबिलिटी सिस टू ब्यूटीन एंड ट्रांस टू ब्यूटीन से क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है, और सिस और ट्रांस में ट्रांस की ज़्यादा होती है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। तो ले लिया है भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट, और यहां पर आकर हमारा एच इफेक्ट खत्म होता है। एच इफेक्ट में सिर्फ हमारे पास दो एप्लीकेशन हैं, दैट इज कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड कार्बन फ्री रेडिकल, और दूसरी एप्लीकेशन आती है कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स। तो इतना ही है हमारे पास एच इफेक्ट में। तो भाई एच इफेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से कर लो, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन अच्छा है भाई, क्योंकि उसका जो पावर होती है वो ज़्यादा होती है आई इफेक्ट के कंपैरिजन में, ये ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही। जय हो।